नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस वीडियो में हम लोग रूम एयर कंडीशनर जो है उसके जो पार्ट्स है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देते रहेंगे। तो एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे, उसको उसका फंक्शन जो है मैं साइड में लिखते जाऊँगा और उसको एक्सप्लेन भी करते रहूँगा। ओके, तो ये ना जो ड्राइंग आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है दैट इज अ टॉप व्यू ऑफ एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर जो होता है जिसको हम विंडो एयर कंडीशनर भी कहते हैं, उसका एक क्या है, टॉप व्यू है। और शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से। पहले मैं पार्ट को एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या पार्ट है। यहाँ पे एयर फिल्टर है, फिर यहाँ पे इवापरेटर है, ओके, फिर यहाँ पे ब्लोअर है, यहाँ पे फैन मोटर है, यहाँ फिर कंडेंसर फैन है, फिर रेड वाला जो है कंडेंसर है और एक कंप्रेसर है। और उसके जो व्हाइट में दिख रहा है दैट इज ऑल केसिंग एंड ऑल, यहाँ पे सारे पार्ट्स है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। जो पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एयर फिल्टर। ओके, और हम लोग सबसे पहले इसका फंक्शन देखेंगे, एयर फिल्टर का क्या होता है। एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर बेसिकली क्या करता है, एयर फिल्टर है इट फिल्टर्स द रूम एयर एंड आल्सो हेल्प टू कीप द कूलिंग कॉइल एंड फेन्स ट्यूब क्लीन। मतलब जो ठंडी हवा आती है, रूम की जो हवा है जिसको हम रिटर्न एयर भी कहते हैं, ओके, वो यहाँ से आती है। ओके, रूम की जो भी हवा यहाँ से आती है और वो हवा जो है उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है, एयर फिल्टर। तो यहाँ पे इसका फंक्शन मैं लिख दूं, इट फिल्टर्स द रूम एयर को साफ करता है, also helps to keep the cooling coil, fans and tube surface clean। मतलब ये जो हवा यहाँ पे एंटर करती है, इस हवा को अगर साफ नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, ये हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो जो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर में जो दिख रही है ना स्क्रीन पे, अभी ये जो है इवापोरेटर कॉइल है। तो ये डस्ट पार्टिकल सब ना यहाँ पे जमा हो जाएंगे, इवापोरेटर कॉइल के ऊपर जमा हो जाएंगे। और डस्ट पार्टिकल जब इवापोरेटर के फिन्स के अंदर जाके इवापोरेटर को ब्लॉक कर देंगे तो ये जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी होती है इवापोरेटर की वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो वो दो काम करता है फिल्टर। पहला काम क्या करेगा, हवा को साफ करेगा जिससे कि हमें साफ सुथरी हवा जो रूम में मिलेगी। और दूसरा जो है ये क्या करेगा, कूलिंग कॉइल की जो ट्यूब्स है और फिन्स है उसको क्लीन रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, जिससे कि हीट ट्रांसफर जो है इवापोरेटर और हवा के बीच में ठीक से चलते रहे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के अलावा और भी यहाँ पे पार्ट से आगे हम लोग बात करेंगे इवापोरेटर की। ओके, तो पीला वाला जो था वो एयर फिल्टर है, उसके आगे आपको ब्लू कलर में जो दिख रही है दैट इज इवापोरेटर कॉइल। तो इवापोरेटर कॉइल का काम क्या होता है, यहाँ पे जो है ना, ये आपको जो दिख रही है यहाँ पे, ये इवापोरेटर कॉइल है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवापोरेटर। तो इवापोरेटर का फंक्शन क्या है, तो इवापोरेटर है ना, इसके दो फंक्शन है। एक तो हवा को ठंडा करेगा, जो हवा यहाँ पे आती है इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 24-25 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले यहाँ पे फिल्टर होती है, आफ्टर फिल्ट्रेशन हवा जो है कॉन्टैक्ट में आती है, कूलिंग कॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है और कूलिंग कॉइल जो हवा को ठंडा करती है। तो यहाँ पे उसका फंक्शन लिख दो, इट कूल्स। इवापोरेटर क्या करता है, इट कूल्स, ओके, एंड डिह्यूमिडिफाई the room air, तो इसके दो काम है। इट कूल्स मतलब ये हवा को ठंडा करता है, एंड डिह्यूमिडिफाइड मतलब हवा की नमी को भी कम करता है। ओके, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, आपने काफी सारी वीडियो में देखा होगा, ये जो एसी रूम होता है, एसी रूम में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेंटेन कितना करते हैं हम लोग, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 24 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं दैट इज 50 to 60%। ओके, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो है ना, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस लाना है ना, तो यहाँ पे कूलिंग कॉइल जो है हवा को ठंडा कर देती है, जिससे कि हवा का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है
और जो ठंडी हवा बाहर निकलते निकलते उसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे 12 के आसपास में होता है, और जब वो रूम में चली जाती है तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है 24 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डन बाय दिस इवापोरेटर कॉइल। साथ ही में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाम की कोई कंसेप्ट है जिसको मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, ओके तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60% होती है वो इस इवापोरेटर कॉइल के वजह से मेंटेन होती है। तो इवापोरेटर कॉइल क्या करती है, इवापोरेटर कॉइल ठंडी होती है मतलब इवापोरेटर कॉइल का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो रूम की हवा जब इवापोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है तो हवा में अगर ज्यादा की नमी है तो ज्यादा की नमी ये क्या करेगा, ये जो इवापोरेटर कॉइल है ये क्या करेगी, इसको निकाल देगी। तो कई बार मैं इसका एग्जाम्पल भी देता हूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक ग्लास ले लो, ओके, और उस ग्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, ठंडा पानी भर सकते हो। तो मान लो ये एक ग्लास है, ओके, और इस ग्लास के अंदर ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स आप यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद में आपको ग्लास के सरफेस के ऊपर यहाँ पे पानी नजर आएगा, पानी की बूंदे नजर आएगी आउटसाइड में। तो ये पानी कहाँ से आया, जो एयर में जो मॉइस्चर है, एयर में हमेशा क्या होता है, मॉइस्चर होता है। एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर क्या होता है, ग्लास के आउटर सरफेस पे आपको दिखाई देते हैं। ओके, बाहर की सरफेस पे आपको ये नहीं, यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया, तो बाहर की सरफेस पे ग्लास के एक मॉइस्चर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ग्लास के अंदर क्या है, आइस है ना। ग्लास के अंदर हमने क्या रखा है, ये आइस क्यूब्स रखे। आइस क्यूब की वजह से हवा ठंडी हो गई, आजू बाजू की एयर जो है कूल हो गई, और एयर कूल होने के बाद में एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे एक ग्लास का एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, जैसे ग्लास के साथ में होता है वैसे इवापोरेटर कॉइल के साथ में भी होता है। इवापोरेटर कॉइल के ऊपर जब हवा कांटेक्ट में आती है तो हवा में जो एक्सेस नमी होती है वो एक्सेस नमी इवापोरेटर कॉइल के ऊपर जमा होती है, और इवापोरेटर कॉइल जो है उस नमी को एक नीचे ट्रे होता है, इवापोरेटर कॉइल के नीचे बिल्कुल एक ट्रे होता है, उस ट्रे में उस पानी को जमा करके फिर एक पाइप के द्वारा हम उस नमी को रूम के बाहर निकालते हैं, और इस तरीके से हवा को हम डिह्यूमिडिफाई करते हैं। तो कोई अगर पूछता है आपको बाहर की इवापोरेटर कॉइल के फंक्शन क्या है, तो इट कूल्स द एयर। पहला फंक्शन आपके बताओगे, हवा को ठंडा करेगा, और दूसरा डिह्यूमिडिफाई करेगा। डिह्यूमिडिफाई करेगा मतलब क्या करेगा, हवा की जो नमी है उस नमी को वो 50 to 60% तक मेंटेन करने का काम करेगा। अब यहाँ पे हम रूम एयर कंडीशनर से ज्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते कि एकदम एग्जैक्ट ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी, ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50-60 के आसपास में कंफर्ट कंडीशन के लेवल तक वो ह्यूमिडिटी को लाके रखता है। हम ऐसा नहीं कह सकते एग्जैक्ट 50% जो ह्यूमिडिटी उससे मेंटेन होगी। टेम्परेचर परफेक्ट मेंटेन होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है अप्रोक्सीमेटली जो कंफर्ट लेवल तक ह्यूमिडिटी को इवापोरेटर कॉइल जो है मेंटेन करती है। ओके, इवापोरेटर कॉइल के बैक साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हवा आती है, पहले फिल्टर हो जाती है, फिर जाती है इवापोरेटर कॉइल के ऊपर। ओके, इवापोरेटर कॉइल के ऊपर पास होने के बाद में एयर चली जाती है कहाँ पे, ब्लोअर में। तो पीछे जो लगा होता है, ओके, दैट इज ब्लोअर। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूं उसको, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ब्लोअर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब इसके काफी सारे नाम है, मैं यहाँ पे एक एक करके नाम लिख देता हूँ। इसको ब्लोअर भी कहते हैं कॉमनली सब लोग, या फिर इसको इवापोरेटर फैन भी कह सकते हैं, इवापोरेटर फैन, इसको सेंट्रीफ्यूगल फैन भी कहते हैं। ओके, तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ब्लोअर, इवापोरेटर फैन और सेंट्रीफ्यूगल फैन सब सेम ही है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट सक्स द एयर फ्रॉम रूम टू बी कंडीशन through air filter and cooling coil ओके, तो ये क्या करता है, जो है जो हवा है, ओके, उस हवा को सक करता है। कहाँ से सक करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एरो बनाया, तो हवा जो है ऐसे यहाँ से एंटर करेगी, वो हवा जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे आपका जो ए है कूलिंग कॉइल, पहले फिल्टर पे से पास होगी, आफ्टर फिल्टर पे से पास होने के बाद इवापोरेटर कॉइल में ठंडी हो जाएगी, देन इट विल गो टू द ब्लोअर। ओके, तो इट सक्स द एयर फ्रॉम द रूम टू बी कंडीशन। तो जिस रूम को ठंडा करना है वहां से हवा को पहले ले लेगा, हवा को फिल्टर करेगा, हवा पहले ठंडी होगी, और देन इट विल गो टू द ब्लोअर। बाद में वो कहाँ पे जाएगी, वो ब्लोअर के अंदर चली जाएगी।
ओके बाद में क्या हो जाएगा, देन एंड डिलीवर्स द cool and dehumidified air. Dehumidify air back to रूम। फंक्शन क्या बताया मैंने, ब्लोअर का और इवापोरेटर फैन का। ओके ध्यान से इसको सुनो। इट सक्स द एयर फ्रॉम द रूम में से हवा को, एयर कंडीशनिंग रूम में से हवा को सक करता है। ओके जिस रूम को एयर कंडीशनिंग करना है वहां से हवा को सक करेगा थ्रू एयर फिल्टर एंड कूलिंग कॉइल। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल के माध्यम से हवा को सक करेगा। तो फिल्टर के माध्यम से सक करेगा तो पहले फिल्ट्रेशन होगा, देन कूलिंग कॉइल के माध्यम से हवा पास होगी तो ठंडी हो जाएगी। एंड डिलीवर्स, बाद में इसको डिलीवर भी करना है, तो यहाँ से हवा क्या होगी, वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ से हवा जो है अंदर जा रही है। ओके हवा अंदर चली गई और यहाँ से हवा बाहर आ गई। तो दूसरा फंक्शन क्या है, एक तो सक करना और दूसरा काम है इसको डिलीवर भी करना है उसको। डिलीवर्स द कूल एंड ड्यूमिडिफायर एयर। कूल क्यों, क्योंकि कूलिंग कॉइल ने इसको ठंडा करा, और ड्यूमिडिफाइड क्यों, क्योंकि हवा में से पानी को हम लोग ने कम करके हवा की ह्यूमिडिटी को 50 to 60% मेंटेन किया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ कूल एंड ड्यूमिडिफाइड एयर बैक टू द रूम। और फिर से कहाँ पे चली जाती है हवा, जो भी एयर कंडीशनिंग रूम है वहां पे हवा वापस चली जाती है। तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ जो है इवेपोरेटर ब्लोअर। आगे जो है यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे आपको एक पार्टीशन नजर आता है। ओके ब्लोअर के बिल्कुल पीछे यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टीशन होता है, और उस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटेड पार्टीशन। तो पहले मैं इसको मिटा दूँ फिर आपको दिखा देता हूँ कि इंसुलेटेड पार्टीशन किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो बेसिकली इंसुलेटेड पार्टीशन का काम क्या है, वो एयर कंडीशनिंग एयर जो है और आउटसाइड एयर जो है उसको सेपरेट करने का काम करता है। तो आपको यहाँ पे ना ए जो है ना, ए पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटेड पार्टीशन। ए जो है यहाँ पे है। ओके इसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टीशन। ओके तो ए इंसुलेटेड पार्टीशन है ना, ए जो है यहाँ पे दैट इज इंसुलेटेड पार्टीशन, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटेड। और जो भी हवा यहाँ पे रहती है दिस साइड, ओके इस साइड में जो हवा है, मैं यहाँ पे जो घुमा रहा हूँ ना, यहाँ पे कर्सर जो घूम रहा है, दैट पोर्शन, इस पोर्शन में ठंडी हवा होती है। उसका टेम्परेचर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हवा यहाँ पे होती है। और आउटसाइड एयर जो है दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर। इस साइड में ना, इसके इस साइड में, विपरीत साइड में जहाँ पे मोटर है ना, इसको मैं एम लिख देता हूँ। इस मोटर साइड में अगर आप देखोगे तो इस साइड में जो हवा होती है आउटसाइड एयर होती है। मान लो ये टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, एम्बिएंट एयर। ओके तो इन दोनों हवा को सेपरेट रखता है। तो इसके लिए अगर ना यहाँ पे इंसुलेशन नहीं करेंगे, इंसुलेटेड पार्टीशन क्यों क्या है, इसको अगर इंसुलेशन नहीं करते तो यहाँ पे स्वेटिंग आ जाएगी, और ये ना मेटल होता है ना, मेटल सड़ सकता है यहाँ पे। ओके तो दैट इज वाई इट इज इंसुलेटेड पार्टीशन। तो यहाँ का कूलिंग इफेक्ट बाहर नहीं जाता और इसके ऊपर कोई स्वेटिंग नहीं आती है। तो ये इंसुलेटेड पार्टीशन होना बहुत जरूरी है। तो ना आप एक चीज याद रखो, कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि हवा यहाँ से आती है ऐसा कहते हैं और फिर पीछे चली जाती है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, बीच में इंसुलेटेड पार्टीशन है, तो जो भी हवा आती है ना, वो हवा ऐसे आके ब्लोअर में चली जाती है और ब्लोअर से वापस आ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेटेड पार्टीशन हवा जो है गोल घूम के वापस रूम में चली जाती है। तो एयर जो है, एयर सर्कुलेशन ऐसे यहाँ पे होते रहता है। जो ठंडी हवा आती है ब्लोअर में जाती है और ब्लोअर से वापस सप्लाई हो जाती है एयर कंडीशनिंग रूम में। तो यहाँ का ये जो जोन है, इसका टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और आउटसाइड एयर यहाँ पे जो आती है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। दैट डिपेंड अपॉन एम्बिएंट टेम्परेचर। आपके यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये पार्टीशन जो है यहाँ पे लगा हुआ जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन इन दोनों हवा को मिक्स होने नहीं देता। ठीक है, इसका फंक्शन मैं यहाँ पे लिखा के भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे है इंसुलेटेड पार्टीशन, इंसुलेटेड पार्टीशन, और इसका फंक्शन मैं यहाँ पे लिखा के देता हूँ आपको। इट डज नॉट अलाउ टू मिक्स conditioned air with outside air।
तो यहाँ पे कंडीशन एयर है जिसका टेम्परेचर है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, और आउटसाइड में टेम्परेचर जो है दैट इज 30-40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, जो भी एम्बिएंट होगा वो टेम्परेचर वहाँ पे होगा। तो ये जो इंसुलेटेड पार्टीशन है वो अलाउ नहीं करता, वो जो आउटसाइड एयर है और जो कंडीशन एयर है उसको मिक्स होने नहीं देता। साथ ही में इसको इंसुलेशन क्यों करते उसका रीजन भी बताया, ताकि मेटल पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर स्वेटिंग ना आए, और स्वेटिंग आने के बाद में जो पतरा है यहाँ पे खराब हो सकता है, सड़ सकता है, करोजन हो सकता है, दैट इज वाई ये जो है ये जो पार्ट है इंसुलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर इंसुलेटेड पार्टीशन एम जो लिखा है दैट इज मोटर। तो ये जो मोटर होती है हम विंडो एयर कंडीशनर में या फिर इसको रूम एयर कंडीशनर भी कहते हैं, तो रूम एयर कंडीशनर में हम लोग एक ही मोटर यूज करते हैं, एक सिंगल मोटर होती है और उसमें डबल शाफ्ट होता है। ओके, डबल शाफ्ट एक जो है ब्लोअर को घुमाता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक सिंगल मोटर है, एक शाफ्ट की एक साइड जो है दैट इज कनेक्टेड टू द ब्लोअर, दूसरी साइड जो है ग्रीन कलर में कंडेंसर फैन नजर आता है उसमें लगी है। तो एक सिंगल फैन मोटर है दैट हैज अ डबल शाफ्ट, इसको डबल शाफ्ट है और एक साइड में ब्लोअर को घुमाता है और एक साइड में वो किसको घुमाएगा, कंडेंसर फैन को घुमाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख दूं, डबल शाफ्ट फैन मोटर। ओके, मोटर एक ही है लेकिन इसमें शाफ्ट दो है। व्हाट इज इसका फंक्शन में लिख दो यहाँ पे, इट हैज अ फैन माउंटेड ऑन बोथ शाफ्ट, इट हैज फैन माउंटेड on both shaft of the motor। ओके, मोटर के दोनों शाफ्ट में फैन लगा होता है, वन ऑन इवेपोरेटर के साइड में होगा, इवेपोरेटर साइड, एंड अदर फॉर एयर कूल्ड कंडेंसर। तो डबल शाफ्ट फैन मोटर यहाँ पे आपको नजर आ रही है, डबल शाफ्ट फैन मोटर, इट हैज अ फैन माउंटेड ऑन बोथ शाफ्ट। इसके यहाँ पे एक शाफ्ट है और यहाँ पे एक शाफ्ट है, और दोनों शाफ्ट में क्या होते हैं, दो फैन होते हैं, एक इवेपोरेटर साइड में जिसको नॉर्मली ब्लोअर कहा जाता है, और दूसरा होता है एयर कूल्ड कंडेंसर साइड में, यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको नजर आएगा, और उसको हम कहते हैं प्रोपेलर फैन या फिर कंडेंसर फैन वगैरह इसको कहते हैं। ओके, तो ये फंक्शन हो गया डबल शाफ्ट मोटर का। फिर आगे मोटर के आगे आपको जो ग्रीन कलर, इसको मिटा देता हूं मैं, जो ग्रीन कलर का जो आपको दूसरा फैन नजर आ रहा है, ओके, उस फैन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेलर फैन कहते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे, कंडेंसर फैन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है प्रोपेलर फैन या कंडेंसर फैन, तो ये आउटसाइड एयर जो होती है, आउटसाइड एयर क्या होती है, यहाँ से जो है ना, यहाँ से हवा आती है ना, आउटसाइड एयर, एम्बिएंट एयर, यहाँ पे एरो बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये बाहर की हवा जो ना, यहाँ पे गैप है, देखो इस गैप से हवा कहाँ पे चली जाती है, इस फैन में चली जाती है। ओके, फिर ये फैन जो है ना, आउटसाइड एयर कितने 35 डिग्री सेल्सियस की, इसी हवा को वो क्या करता है, कंडेंसर के ऊपर ब्लो कर देता है। ओके, तो ये जो काम है आउटसाइड एयर, एम्बिएंट एयर को लेके कंडेंसर के ऊपर ब्लो करने का काम किसका है, कंडेंसर फैन का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका फंक्शन, कंडेंसर फैन, या फिर इसको दूसरा नाम क्या हम दे सकते हैं, प्रोपेलर फैन भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, कंडेंसर फैन और प्रोपेलर फैन, इट ब्लोज आउटसाइड, ओके, इनटू ब्रैकेट में एम्बिएंट लिखता हूं। एम्बिएंट मतलब वातावरण, क्या मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, लेकिन वातावरण हिंदी में आप समझ सकते हो। आउटसाइड एम्बिएंट एयर ओवर कंडेंसर कॉइल। तो ये क्या करता है, कंडेंसर फैन जो है इट ब्लोज आउटसाइड जो एयर है 35 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट द फंक्शन ऑफ फैन इज टू ब्लो द आउटसाइड एयर ओवर द कंडेंसर कॉइल। तो फैन क्या करेगा, आउटसाइड एयर को ब्लो करेगा कंडेंसर के ऊपर, और इसके वजह से क्या हो जाता है, कंडेंसर की जो हीट है वो हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। तो हवा जब पास होती है कंडेंसर के ऊपर, तो जाते जाते कंडेंसर की गर्मी जो है, गर्मी को भी लेके जाती है, और इस तरीके से फैन जो है कंडेंसर की हीट को रिजेक्ट करने के लिए हेल्प करता है।
ओके आगे जो है आफ्टर कंडेंसर फैन देयर इज अ एयर कूल्ड कंडेंसर, लाल कलर में जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे दैट इज एयर कूल्ड कंडेंसर। तो विंडो एसी में एयर कूल्ड कंडेंसर ही होता है क्योंकि कॉम्पैक्ट मशीन है ना, तो इसके वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। तो ये लाल वाला जो कंडेंसर सिर्फ वन लिखा है और बेसिकली क्या है एयर कूल्ड कंडेंसर है। ओके तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर, इट रिजेक्ट्स द हीट टू द आउटसाइड एयर। ओके तो हम जो भी है ना इवापोरेटर जो भी गर्मी को लेता है उस गर्मी को बाहर निकालने का काम कौन करता है, मतलब रूम की गर्मी जो है ना उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये पीछे बाजू जो कंडेंसर होता है वो करता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं इट रिजेक्ट्स रूम हीट। हीट कहां से आई, रूम की हीट होती है। ओके टू आउटसाइड एयर, तो रूम के अंदर जो भी गर्मी है उस गर्मी को बाहर निकालने का काम कौन करता है, कंडेंसर करता है। दैट इज फंक्शन ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर। आगे दूसरा पार्ट है कंप्रेसर। ओके तो कंप्रेसर यहाँ पे पीले कलर में जो मैंने राउंड बनाया ऐसी एक कंप्रेसर जो हेर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो है ना यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो ऐसे कंप्रेसर यहाँ पे फिट होता है। तो कंप्रेसर का फंक्शन सेम जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे कंप्रेसर का भी होता है। कंप्रेसर, तो कंप्रेसर का फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसेस कहेंगे द रेफ्रिजरेंट। ओके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, इट क्रिएट फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, इट क्रिएट्स फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन सिस्टम। तो कंप्रेसर के दो फंक्शन होते हैं, एक तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, देन इट क्रिएट फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का जो बहाव है वो बहाव निर्माण करता है, मतलब कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से इवापोरेटर, ऐसे जो है फ्लो क्रिएट करने का काम कौन करता है, कंप्रेसर करता है। और कंप्रेसर किस प्रकार के होते हैं, हेर्मेटिकली सील्ड जो कंप्रेसर होते हैं वो इसमें यूज होते हैं विंडो एयर कंडीशनर में। ओके आफ्टर कंप्रेसर उसमें और कौन सा पार्ट होता है, एक्सपांशन डिवाइस होता है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ना ये सिस्टम पार्ट्स मैंने सब नहीं बनाए यहाँ पे, लेकिन होता जरूर है। तो यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस होता है, एक्सपांशन डिवाइस, और एक्सपांशन डिवाइस का नाम है कैपिलरी ट्यूब। इसमें कौन सा एक्सपांशन डिवाइस यूज होता है, तो कैपिलरी ट्यूब होती है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी का फंक्शन क्या है, इट रिड्यूस प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ओके रेफ्रिजरेंट कैसे होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे वर्ड ऐड प्रेशर ऑफ लिक्विड ऐड करता हूं मैं। लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उस प्रेशर को कम करने का काम कौन करता है, एक्सपेंशन डिवाइस। तो कंडेंसर में ना रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज्यादा होता है, तो कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर में जाएगा तो बिफोर इट एंटर्स इनटू द इवापोरेटर, इवापोरेटर में जाने से पहले उसका प्रेशर जो है वो प्रेशर काफी कम होना जरूरी है। ओके जब तक प्रेशर कम नहीं करेंगे तब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो हमें तो इवापोरेटर में लो टेम्परेचर चाहिए, और लो टेम्परेचर अगर चाहिए तो हमें उसका प्रेशर भी है वो कम करना पड़ेगा। और दैट इज वाई हम क्या करते हैं, बीच में एक्सपांशन डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। तो एक कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें से रेफ्रिजरेंट बहता है, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी इवापोरेटर में कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सपांशन वॉल यूज करके, एक्सपांशन डिवाइस यानी कैपिलरी ट्यूब को यूज करके हम रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करते हैं, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है वो लो टेम्परेचर में इवापोरेटर में उबल सके या बॉइल ऑफ हो सके। ओके ये हो गया एक्सपांशन डिवाइस का फंक्शन। देन यहाँ पे ना ग्रिल्स होती है, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, तो ग्रिल्स जस्ट मैं बता देता हूँ कहाँ पे उसका लोकेशन होता है। यहाँ पे ग्रिल होती है, ऐसे दो ग्रिल होती है, एक और एक इस साइड में ग्रिल होती है। ओके रिटर्न एयर साइड में होती है। ये जो है यहाँ पे मैं जो पीले कलर का फिल्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एरोज दिखाई दे रहे हैं। ओके यहाँ पे एक ग्रिल लगी होती है, मैं यहाँ पे बना दूं इसको ऐसे, तो इस ग्रिल को क्या कहेंगे, रिटर्न एयर ग्रिल कहेंगे हम लोग, रिटर्न एयर ग्रिल। और यहाँ पे सप्लाई साइड में भी ग्रिल होती है, इसको हम कहेंगे सप्लाई एयर ग्रिल कहेंगे। ओके दो ग्रिल्स होती है, रिटर्न एयर ग्रिल और जो है सप्लाई एयर ग्रिल।
तो जो रूम की हवा है वो रूम की हवा जो है रिटर्न एयर ग्रिल के थ्रू जो है वो एयर कंडीशनर में चली आती है। तो रिटर्न एयर ग्रिल कैसे होती है, मैं यहाँ पे आपको एक स्केच बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे ग्रिल जो है नजर आती है रिटर्न एयर की। ऐसे ना सामने की ओर में विंडो एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ मैं, सामने की ओर में ऐसे ऐसे लाइंस होती है यहाँ पे। ओके, तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है आपका रिटर्न एयर ग्रिल। तो इसमें ना एंगल होता है, स्पेशली ऐसे एंगल्स होते हैं ताकि हवा जो है उसी डायरेक्शन से हवा को सक कर सके। ज्यादा करके ऐसे एंगल्स दिए जाते हैं कि हवा मिक्स ना हो। तो एक पर्टिकुलर जो है बॉटम साइड से या जो भी उसका डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन वो जो है रिटर्न एयर जो है वो सक करती है। ओके, तो रिटर्न एयर ग्रिल का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हवा को सक करना और साथ ही में कवर अप करने का भी काम करती है, जिससे कि फिल्टर्स और ये जो कूलिंग कॉइल है ना इसको नीटली वो कवर अप करता है ताकि डिसेंट दिखती है। ओके, जो एसी वो ज्यादा डिसेंट दिखता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दूँ, रिटर्न एयर ग्रिल तो मैंने यहाँ पे लिख ही दी है, तो आगे भी लिख देता हूँ रूम एयर इज sucked by evaporator blower to रिटर्न एयर ग्रिल। तो रिटर्न एयर ग्रिल के माध्यम से जो है ना हवा को लिया जाता है। ओके, और वो एक डिसेंट लुक भी देता है एयर कंडीशनर को। फिर जैसे यहाँ पे रिटर्न एयर है ना, यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह होते हैं और यहाँ पे ग्रिल होती है, ऐसे कुछ लूवर्स होते हैं उसमें, ऐसे कुछ ग्रिल्स होती है एंड दैट ग्रिल इज नोन एज अ सप्लायर ग्रिल। यहाँ से हवा जो है बाहर निकलती है। ओके, तो जैसे रिटर्न एयर ग्रिल है वैसे और एक ग्रिल होती है यहाँ पे, दैट ग्रिल इज नोन एज अ सप्लायर ग्रिल। तो सप्लायर ग्रिल का फंक्शन क्या होता है, सप्लायर ग्रिल जो है मतलब जिस डायरेक्शन में चाहिए वहां पे हवा को डिलीवर करने का काम कौन करता है, सप्लायर ग्रिल जो है करती है। तो आपको ये समझ में आ गया, ड्राइंग में मिटा दे दो ताकि मैं आसानी से यहाँ पे उसका फंक्शन लिख सकूं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे सप्लायर की जगह पे ऐसे ग्रिल। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सप्लायर ग्रिल, cool air is supplied to the room to supply air grill। तो जो ठंडी हवा होती है ना यहाँ से आई हुई, ये सप्लायर ग्रिल के थ्रू क्या होती है रूम में फैलाई जाती है। द डायरेक्शन ऑफ एयर कैन बी changed by using adjustable levers। ओके, तो यहाँ पे सप्लायर ग्रिल के बारे में क्या दिया, कूल एयर इज सप्लाइड टू द रूम थ्रू सप्लायर ग्रिल। तो यहाँ पे सप्लायर ग्रिल होती है, जो ठंडी हवा होती है वो सप्लायर ग्रिल के थ्रू एसी रूम में जाती है एंड डायरेक्शन ऑफ एयर कैन बी चेंज बाय एडजस्टिंग लूवर। यहाँ पे लूवर्स होते हैं, ओके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लूवर्स होते हैं। तो उसको हम ना उसका डायरेक्शन उसके थ्रू इसको हम चेंज करके, उसका डायरेक्शन चेंज करके लूवर्स का हम हवा को अपनी ओर में लेके आ सकते हैं, या कहीं और डिफ्लेक्ट करना है तो कहीं और भी हवा का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लूवर्स होते हैं और उस लूवर को एडजस्ट करके हम हवा का सप्लाई जो है चाहे उस डायरेक्शन में हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। और कुछ एसी में ना मोटराइज भी डिफ्लेक्टर होते हैं। तो मोटराइज मतलब जिसमें मोटर लगी होती है, वो अपने आप घूमते रहेगा। मोटराइज डिफ्लेक्टर्स आर also used to change the direction of the air flow continuously।
ओके तो आप अगर चाहते हैं कि वो ना घूमते रहे, जैसे ना ये जो फैंस होते हैं वॉल माउंटेड फैंस होते हैं, तो वॉल माउंटेड फैन में एक बटन होता है जिससे कि ये जो ना घूमते रहेगा, तो सब जगह पे इक्वली जो है ठंडी हवा मिलती रहेगी, फैन की हवा मिलती रहेगी। वैसे ना मोटराइज डिफ्लेक्टर होते हैं एसी में, और उसको जब हम ऑन करते हैं, नॉर्मली इसको स्विंग वगैरह हम कहते हैं, तो स्विंग करने के बाद क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्टर्स है अपने आप, जो वर्टिकल डिफ्लेक्टर्स होते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्टर अपने आप जो घूमते रहते हैं और सब जगह पे इक्वल जो कूल एयर डिस्ट्रीब्यूट हो उसका वो ध्यान रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ एसी में आपको ऐसे मोटराइज जो डिफ्लेक्टर है वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो होता है दैट इज कंडेंसेट ड्रिप ट्रे। तो जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया था ना, इवापोरेटर कॉइल जो बताया था, तो इवापोरेटर कॉइल को जो है एक इवापोरेटर कॉइल का फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। हवा में जो पानी है उस पानी को सेपरेट करने का काम कौन करता है, इवापोरेटर कॉइल करती है। तो ये जो पानी है वो पानी जमा हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, अभी इसमें इस ड्राइंग में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इवापोरेटर कॉइल होती है, मान लो कि ये इवापोरेटर कॉइल है, ओके, तो इस इवापोरेटर कॉइल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऐसे कॉपर की ट्यूब्स होती है और इसके बिल्कुल नीचे एक पैन होता है ऐसे, ओके, ऐसे एक पैन लगाते हैं एंड इस पैन को क्या कहते हैं, कंडेंसेट ड्रिप ट्रे। ओके, इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेट ड्रिप ट्रे। ओके, तो कंडेंसेट ड्रिप ट्रे क्या करेगा, इसमें से जब हवा बहती है ना, जब हवा इसमें से फ्लो होती है, तो जो पानी जमा होता है वो पानी कहाँ पे जाएगा, वो पानी जो है नीचे बूंद बूंद करके यहाँ पे हम जमा कर देंगे इसको। ओके, तो पानी जो है इस तरीके से यहाँ पे बूंद बूंद करके जमा हो जाता है और फिर यहाँ से ना उसको एक रास्ता देते हैं और फिर वो पानी जो है बैक साइड कंडेंसर के साइड से उसको एक होल दे देते हैं जो बेस ट्रे होता है उसका, ओके, या बेस पैन होता है, और उसके थ्रू पानी जो है रूम के बाहर निकाल देते हैं। तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब पानी को कलेक्ट करने का काम जो है इवापोरेटर में जो पानी जमा होता है उस पानी को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, ये जो कंडेंसर ड्रिप ट्रे जो होता है वो करता है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ, कंडेंसेट ड्रिप ट्रे, कंडेंसेट ड्रिप ट्रे। it is installed below कूलिंग कॉइल के नीचे इंस्टॉल होता है। इट एक्यूमुलेट्स, वो जमा, एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, इट एक्यूमुलेट्स कंडेंसेट वाटर फ्रॉम कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल से जो कंडेंसेट निकलता है वो कंडेंसेट कहाँ पे जमा होता है, कंडेंसेट ड्रिप ट्रे में जमा होता है और ये इवापोरेटर कॉइल के बिल्कुल नीचे लगा होता है। ओके, आफ्टर दैट कंडेंसेट जो पैन होता है, इसके बाद में बेस पैन भी एक होता है। बेस पैन मतलब पूरे एसी जो है ना, एसी जो जिस पैन के ऊपर लगता है उसको हम क्या कहेंगे, बेस पैन भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में टेक्नीशियन बेस ट्रे उसको कहते हैं। दोनों भी शब्द जो है वो सही है, इसी का भी इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता है। ओके, तो पार्ट का नाम क्या है, बेस पैन, बेस पैन भी कह सकते हैं या फिर बेस ट्रे भी कह सकते हैं उसको। ओके, तो ऑल सिस्टम ओके, पूरी जो सिस्टम कंपोनेंट जो है, ऑल सिस्टम कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन बेस पैन। तो एक पैन होता है, नीचे एक पतरे का ऐसा पैन बनाते, ट्रे बनाते, और सारे के सारे सिस्टम के पार्ट है, कंडेंसर, कंप्रेसर, इवापोरेटर, ओके, कंडेंसर, फिर फैन मोटर, ये सारे कहाँ पे माउंट होते हैं, सारे के सारे जो है इस बेस पैन के ऊपर माउंट होते हैं। और फिर ना पीछे बैक साइड में एक ड्रेन पाइप भी होता है जो भी इसमें नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं उसका फंक्शन जस्ट बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया ना अभी कि इवापोरेटर में से कुछ पानी जो है कंडेंसेट बाहर निकलता है, तो ये जो है ना ड्रेन पाइप एक बैक साइड में लगा होता है और इट इज यूज टू ड्रेन कंडेंसेट वाटर outside
द रूम। तो एसी है समझो, ये मान लो एयर कंडीशनर है। ओके, तो एयर कंडीशनर के बैक साइड में ना ऐसे ऐसे यहाँ पे, यहाँ से आपको एक पाइप नजर आएगा ऐसे बैक साइड में, और यहाँ से पानी टपकता है नीचे। तो ये जो पाइप होता है दैट इज ड्रेन पाइप। तो इवापोरेटर में से जो भी कंडेंसेट वाटर बाहर निकला हुआ है, वो कंडेंसेट वाटर को ये ड्रेन पाइप क्या करता है, रूम के बाहर निकालने का काम करता है। ओके, तो इस तरीके से हर एसी के पीछे के साइड में आपको एक पाइप नजर आएगा। विंडो एसी में भी आपको नजर आएगा और स्प्लिट एसी में भी आपको पक्का नजर आएगा। ओके, तो ये जो है ड्यूमिडिफिकेशन का जो वाटर है, हवा में से जो पानी को हम सेपरेट करते हैं ना, तो इस पानी को बाहर निकालने का काम एयर ड्रेन पाइप करता है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स यहाँ पे और भी दिखाई नहीं देते, जैसे कि थर्मोस्टेट एक होता है, एसी में थर्मोस्टेट होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ एयर। हवा का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है। फिर उसके बाद में सिलेक्टर स्विच होता है, या फिर आज के डेट में सिलेक्टर स्विच नहीं होता तो रिमोट कंट्रोल होता है। मैं सिलेक्टर स्विच लिख दूं यहाँ पे, सिलेक्टर स्विच। पुराने एसी में सिलेक्टर स्विच होता था, अभी सब रिमोट कंट्रोल वाले एयर कंडीशनर आ गए, तो उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी फैन स्पीड चाहिए। सिलेक्टर स्विच में क्या होगा, आपको फैन स्पीड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो थर्मोस्टेट से कंट्रोल होगा, फैन स्पीड जो है सिलेक्टर स्विच से कंट्रोल होगा। और रिमोट कंट्रोल में और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप टाइमर्स वगैरह सेट कर सकते हो, ड्राई मोड होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं, कूल मोड होता है, किसी में शायद हीट मोड भी हो सकता है। तो ये सारे मोड जो है वो सब रिमोट कंट्रोल में सेट होते हैं। पुराने ज़माने में सिलेक्टर स्विच होते थे, उसमें सिर्फ फैन स्पीड जो होता था वो हम लोग कम ज़्यादा कर सकते थे, और इसी को ऑन ऑफ करने का काम जो है उसमें होता था। अभी लेटेस्ट एसी में बहुत सारे और जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ आ गई, सारे चीज़ें जो इसमें ऐड हो चुके हैं। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे रूम एयर कंडीशनर में आपको देखने मिलेगी। ओके, जो मैं ड्राइंग में नहीं बता सकता, लेकिन ये होता है उसमें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट जो है, मतलब जितना मुझे याद आता है उतना हम लोग ने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं होता है कोई वीडियो, ऐसा एक लेक्चर में हम पूरा रूम एयर कंडीशनर पूरा नहीं बता सकते। जितना पॉसिबल है, जितना बेसिक है, जो इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूरी होता है, एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है, उतना मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लिमिटेशंस होता है टाइम का, तो दैट इज़ वाई इसमें इतनी चीज़ें मैंने कवर की है। फिर हम लोग एक बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स क्या क्या होते हैं विंडो एयर कंडीशनर के, फीचर्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो फीचर है इसका, सबसे सिंपलेस्ट होता है ना एसी, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अगर एसी अगर बात करेंगे हम लोग, तो दैट इज विंडो एयर कंडीशनर। तो बहुत सारे एयर कंडीशनर है, सेंट्रल एसी, वीआरवी, या फिर वीएवी सिस्टम्स होती है, या फिर चिल्ड वाटर सिस्टम्स होती है, पैकेज एयर कंडीशनर होते हैं, ढेर सारे प्रकार के एयर कंडीशनर है। उसमें सबसे सिंपल जो एयर कंडीशनर है दैट इज अवर रूम एयर कंडीशनर या विंडो एयर कंडीशनर। और ये क्या होता है, सुटेबल इंस्टॉलेशन कैसे इसका सुटेबल होता है, मतलब सिंपल इंस्टॉलेशन होते हैं। हम लोग सिंपल वर्ड यूज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल इंस्टॉलेशन, सिंपल इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल होता है। एक कोई विंडो होती है या फिर वॉल ओपनिंग होती है। ओके, तो विंडो में या वॉल ओपनिंग में इजीली कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट फीचर इज सिंपलेस्ट है, देन सिंपल इंस्टॉलेशन है, विंडो और वॉल ओपनिंग में इजीली फिट हो जाता है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, और फीचर के इसका कॉस्ट इफेक्टिव, तो सस्ता, सबसे सस्ता अच्छा बढ़िया अगर एयर कंडीशनर है तो दैट इज विंडो एयर कंडीशनर। मेंटेनेंस काफ़ी कम निकलता है इसका। ओके, सस्ता भी पड़ता है, डिसएडवांटेज भी है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सिंपल है, इंस्टॉलेशन सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, और क्या इसका हम फीचर्स इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये 0.5 टन से लेके हमें मैक्सिमम 2 टन तक ये अवेलेबल होते हैं। ओके, एक कैपेसिटी रेंज भी अच्छी है, दैट इज ऑल्सो, मतलब एक छोटा कोई कमरा है, रूम है, तो वहाँ पे वी कैन यूज इट। तो दीज आर द पॉजिटिव्स की साइड जो होती है फीचर्स में। फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें होती है, फीचर्स में हम लोग बात करेंगे। फीचर्स में आगे आगे बात करेंगे इसमें।
इसको हम कहेंगे आउटसाइड एयर हम इसमें नहीं ले सकते। ओके, तो कोई प्रोविजन नहीं होती है, नो प्रोविजन फॉर आउटसाइड एयर, नो प्रोविजन टू टेक आउटसाइड एयर। पुराने एयर कंडीशनर में कुछ रैंपर्स वगैरह होते थे, मुझे पता नहीं अभी लेटेस्ट विंडो एयर कंडीशनर में ऐसे देते कि नहीं देते थे, होते थे, लेकिन अगर थ्योरेटिकली कहेंगे तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर आउटसाइड एयर और फ्रेश एयर हम नहीं ले सकते इसमें। ओके, देन नॉइजी यूनिट, काफ़ी नॉइजी होता है, आवाज़ बहुत करता है। क्यों आवाज़ करेगा? देखो एक ही पूरा डिब्बा है, उसी में ब्लोअर है, उसी में मोटर है, उसमें फैन है, उसी में कंडेंसर है, उसमें एक्सपांशन डिवाइस है, उसी में कंप्रेसर है, दैट इज वाई दिस यूनिट इज नॉइजी, काफ़ी शोर मचाते हैं। ओके, और देन और हम लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज। तो अगर कोई बड़ी जगह है ना, तो वहां पे सुटेबल नहीं, मतलब आपको मल्टीपल एयर कंडीशनर यूज करने पड़ते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे कैपेसिटी आपको पता है, ये 0.5 से लेके 2 टन की कैपेसिटी है, तो अगर बड़ा कमरा है तो हमें एक से ज्यादा यूनिट लगाने पड़ेंगे, और दैट इज नॉट सुटेबल। एक से ज्यादा यूनिट लगाना एकदम सही नहीं है, उसके लिए आपको हायर कैपेसिटी के एयर कंडीशनर जो है उसको इंस्टॉल करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि पावर भी ज्यादा खाएंगे, इंस्टॉलेशन जो है इसका सही दिखता नहीं है, क्योंकि वॉल में हर एक जगह पे ओपनिंग करनी पड़ती है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है इतना अच्छा नहीं होता। तो जो छोटे कमरे हैं, छोटे जिसकी कैपेसिटी 1 टन 2 टन की है, तो उन कमरों के लिए अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज बड़े कमरे के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ विंडो एयर कंडीशनर या रूम एयर कंडीशनर की बेसिक समझने की यहाँ पे कोशिश की। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होगी जिसको आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।